नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता क्या है। देखिए, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस घटना को देखा वो थे कोइल र्यूटर, जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज करी, और स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने इस टर्म का उपयोग सबसे पहले किया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो टर्म है, इसका उपयोग करने वाले वैज्ञानिक स्टाउट थे। ये प्रक्रिया है क्या? तो देखिए, इस प्रक्रिया में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प को या उसी पौधे के दूसरे पुष्प को निषेचित नहीं कर पाते। देखिए, एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपका पुष्प है और उस पुष्प में एक आपका स्त्री केसर आपका ये लगा हुआ है, और इसी स्त्री केसर के साथ इस पुष्प में पुंकेसर लगे हुए हैं। एक द्विलिंगी पुष्प आपको दिखाया गया। सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि इस जो परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकलते हैं और इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं और इस पुष्प को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक ही पुष्प के भीतर जो पुंकेसर है उसके परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो ये वर्तिकाग्र उस पुष्प के परागकण को लेने से मना कर देती है, ग्रहण नहीं करती, और ग्रहण कर भी लेती है तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो ये जो टर्म है, ये जो व्यवस्था है, यही कहलाती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कभी कभी यही घटना बढ़ जाती है और यहाँ पे इस पुष्प के साथ जो दूसरे पुष्प लगे हैं इस पौधे में, अगर उस पौधे के किसी दूसरे पुष्प से भी परागकण आए, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प से भी परागकण आए, तो भी ये वर्तिकाग्र उन परागकणों को ग्रहण नहीं करती। आप जानते हैं कि अगर एक पुष्प के भीतर परागकण वर्तिकाग्र तक जाए तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, और अगर एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, गिटैनोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत क्या हुआ, पुष्प में स्वपरागण और गिटैनोगैमी की क्रिया क्या हुई, बाधित हुई। तो यही बात अगले पॉइंट में मैंने आपको बताई कि जनरली ये जो प्रक्रिया है, ये जो आपका स्व अनिश्चितता है, ये वास्तव में क्या करती है, ये स्व परागण को रोकती है और पर परागण को क्या करती है, सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र स्वीकार नहीं कर सकती तो वो दूसरे बाहर के पुष्प से परागकणों को ग्रहण करेगी और पर परागण को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्व अनिश्चितता ऑटोगेमी को या स्व परागण को रोकती है और पर परागण को बढ़ावा देती है। अब मान लीजिए किसी पुष्प में स्व अनिश्चितता देखने को मिली, मतलब उस पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो अब परागकण जब वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, पुष्प किस प्रकार से उसको रिजेक्ट करता है, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, वो थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए, अगर परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गया तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो परागकण अंकुरित नहीं होगा, और यदि अंकुरित हो गया तो वो परागनाल, जो परागकण की परागनाल होगी, वो वर्तिकाग्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ प्रजातियों में ये देखा गया है कि परागनाल वर्तिका के भीतर प्रवेश कर जाती है, परंतु परागनाल की वृद्धि इतनी धीरे होती है, इतनी हल्की होती है कि वो बीजांड तक नहीं पहुंच पाती और इसलिए निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। कुछ प्रजातियों में यह भी देखा गया कि परागनाल वर्तिकाग्र के अंदर गई और वर्तिका के अंदर जाके क्या होती है, फट जाती है, अर्थात बीजांड तक प्रवेश नहीं हो पाता। इसके अलावा कई पादपों में यह भी देखने में आया है कि परागनाल भ्रूणकोश तक पहुंच गई, परागनाल भ्रूणकोश तक पहुंच गई, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ नहीं पाए, अर्थात दोनों के केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाया। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो स्व अनिश्चितता के फलस्वरूप देखने को मिलती हैं। लगभग 70 कुल फैमिलियां ऐसी हैं, 70 कुल ऐसे हैं जिनकी 300 जातियों में इस प्रकार की स्व अनिश्चितता देखने को मिलती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम दो चरणों में अध्ययन करेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और एक कहलाती है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, यदि किसी पुष्प की संरचना और आकारिकी के कारण इस प्रकार की घटना होती है तो उसे हम हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अर्थात
पुष्प का आकार और संरचना कुछ इस प्रकार की हो कि पुष्प के अपने परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए, आकार के कारण ना पहुंच पाए, संरचना के कारण ना पहुंच पाए, तो ऐसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और इसके अंतर्गत दो चरण हैं, एक द्विवर्तिकात्व, एक घटना द्विवर्तिकात्व के माध्यम से हम समझेंगे, और एक व्यवस्था देखने को मिलती है पुष्पों में त्रिवर्तिकात्व। तो पहले हम अध्ययन करते हैं द्विवर्तिकात्व का। बाई स्टाइल क्या मतलब है इसका? देखिए, कुछ पुष्पों में ये व्यवस्था होती है, कुछ पौधों में ये व्यवस्था होती है कि उनके पुष्प जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक पुष्प ऐसा होता है जिसकी वर्तिका क्या होती है, लंबी होती है, लेकिन उसके पुंकेसर छोटे होते हैं, और ऐसे पुष्प को हम पिन कहते हैं, PIN, पिन कहते हैं। जबकि इन्हीं में जो दूसरा पुष्प है, पुष्प का जो दूसरा रूप है, उसमें वर्तिका क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन पुंकेसर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं थ्रम। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये पुष्प की देखिए आप, अंडा लंबा है, वर्तिका लंबी है, और पुंकेसर क्या है, छोटे, तो इसको हमने पिन कहा। ये पुष्प का दूसरा रूप देखिए, है एक ही जाति के पुष्प, इसको देखिए तो इसमें पुष्प क्या है, आप देखिए इसका वर्तिका क्या है, छोटी, और पुंकेसर क्या है, लंबे। अब अगर आप इस पुष्प को अलग अलग देखें तो आप ये देख सकते हैं कि पुष्प के भीतर परागण की क्रिया नहीं हो सकती। ये संभव नहीं है कि ये जो पुंकेसर हैं इनके परागकण इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जा पाए। तो क्या इस पुष्प में स्वपरागण होगा? नहीं होगा। और ये जो स्व अनिश्चितता है, ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ये किस कारण से है? हेट्रोमॉर्फिक है, तो किस कारण से है? पुष्प की संरचना और आकार के कारण से। अर्थात आकार पुष्प का कुछ ऐसा है कि पुंकेसर से परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार से अगर आप इस पुष्प को देखें, थ्रम को देखें, तो आप देखिए आपके जो परागकोश हैं वो काफी ऊंचे हैं, और वर्तिकाग्र क्या है, काफी नीची है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हवा जो चलेगी, हवा जो बाहर से चलेगी, उस हवा के कारण से ये जो परागकोश हैं, इसके परागकण क्या होंगे, हवा के माध्यम से बाहर बिखर जाएंगे और इस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पुष्प की आकार संरचना कुछ इस प्रकार से है कि उनमें स्वपरागण संभव नहीं है। और ये जो पुष्प और आकार के कारण से घटना घटित हो रही है कि अपने परागकण के स्त्री के सर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी अनिश्चितता को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अनिश्चितता। और चूंकि यहाँ वर्तिका दो प्रकार की है, पुष्प दो प्रकार के हैं, दो प्रकार की वर्तिका, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्विवर्तिकात्व। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रॉस दिखाऊं, जैसे पिन और पिन के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, मतलब पिन का वर्तिकात और पिन की ही पुंकेसर, तो अगर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस नहीं हो सकता, स्व अनिश्चितता प्रदर्शित होगी। अगर थ्रम जो पुष्प है उसी का पुंकेसर है और उसी की वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, तो भी स्व अनिश्चितता प्रदर्शित होगी। लेकिन अगर हम एक पिन का और एक थ्रम के बीच में क्रॉस कराते हैं तो स्व अनिश्चितता नहीं पाई जाती। अगर आप देखिए इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएं, इन दोनों पुष्पों में, तो इसके पुंकेसर इस वर्तिका के क्या है, समान लंबाई के हैं, और इस पुष्प के जो पुंकेसर है वो इस पुष्प की वर्तिका के समान लंबाई पे हैं। तो ये वर्तिकाग्र जो है ये इस पुंकेसर के लेवल पर आ गई, और यहाँ पे ये वर्तिकाग्र जो है इस पुष्प की वो इस पुंकेसर के लेवल पे आ गई। तो ये पुंकेसर से निकले परागकण इस वर्तिका को, और इस पुंकेसर से निकले परागकण इस वर्तिका को निषेचित कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी द्विवर्तिकात्व। अब हम अध्ययन करते हैं त्रिवर्तिकात्व का। देखिए, त्रिवर्तिकात्व जो हेट्रोमॉर्फिक के अंतर्गत ही आता है, इसमें पुष्प तीन रूपों में पाए जाते हैं। जैसे द्विवर्तिकात्व में दो रूपों में पुष्प थे, यहाँ पे जो पुष्प है वो तीन रूपों में पाए जाते हैं। एक पुष्प में वर्तिका लंबी, एक में मध्यम, और एक में छोटी होती है। डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप डायग्राम में देखिए, इस पुष्प को देखिए, इसकी वर्तिका आपकी क्या है, लंबी है, इसकी मध्यम है, और इसकी क्या है, बहुत छोटी है। अब अगर इन पुष्पों के पुंकेसरों को हम देखेंगे तो आप देखिए ये जो पुंकेसर की लंबाई है वो इस स्त्री केसर के समान नहीं है। इस पुष्प में भी यही प्रॉब्लम है और इस पुष्प में भी यही प्रॉब्लम है। अतः किसी भी पुष्प के अंदर स्वपरागण संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि ये जो परागकण है, इस पुष्प के जो परागकण हैं, इस पुष्प के जो ये आपके पुंकेसर के परागकण हैं, वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए। इस ये वाला जो पुष्प है आपका, इसके परागकण इस पुंकेसर से निकल करके ये इस पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएं, और
ये वाला जो आपका पुष्प है, इस पुष्प के परागकण इस पुंकेसर से निकल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्वपरागण संभव नहीं है। पुष्प के अंदर उसका आकार, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है कि उसके अंदर स्वपरागण संभव नहीं है और पुष्प दूसरे रूपों से परागकणों को ग्रहण करने में सक्षम है। तो यहाँ पे भी स्व अनिश्चितता पाई जाती है, अपने अंदर स्वपरागण संभव नहीं है। तो ये कुछ मैंने आपको क्रॉस दिखाए हैं, अर्थात लंबी वर्तिका और लंबी वर्तिका वाले अगर दो पुष्पों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो स्व अनिश्चितता पाई जाएगी। मीडियम मीडियम के बीच में कराएंगे तो भी स्व अनिश्चितता पाई जाएगी। शॉर्ट और शॉर्ट के बीच में कराएंगे तो भी अनिश्चितता पाई जाएगी। लेकिन अगर लंबे और छोटे के बीच में कराएंगे, लंबी और छोटी वर्तिका वाले पुष्पों के बीच में कराएंगे तो स्व अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी। छोटे और मध्यम वर्तिका वाले पुष्प के बीच में कराएंगे तो भी स्व अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी। लंबे और मध्यम के बीच में कराएंगे तो भी स्व अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया। अब हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के दूसरे प्रकार की, जिसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? देखिए, कुछ पुष्पों में वर्तिका और पुंकेसर की लंबाई में अंतर ना होने के बाद भी पुष्प की वर्तिकाग्र अपने पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकणों को स्वीकार नहीं करती और ये व्यवस्था कहलाती है होमोमॉर्फिक। देखिए, अब तक आपने पढ़ा कि एक पुष्प है, उसके स्त्रीकेसर और पुंकेसर की लंबाई में क्या है? अंतर है, जिस कारण से पुंकेसर के परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब क्या है? पुष्प ऐसा है जिसके पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान लंबाई के हैं, लेकिन उसके बाद भी परागकण जब स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते। और इसका कारण अब पुष्प की संरचना नहीं है, अपितु क्या है? पुष्प की कार्यकी है। पुष्प की कार्यकी के कारण से एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो पुष्प उन परागकणों को ग्रहण नहीं करता। यह घटना घटित क्यों हो रही है? यह घटना इसलिए घटित हो रही है क्योंकि परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य कुछ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जिसके कारण से स्व अनिश्चितता देखने को मिलती है। देखिए, पहले हेट्रोमॉर्फिक में तो ये आपने देखा कि परागकण अपने पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि परागकण अपने वर्तिकाग्र पे पहुंचे, अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे, लेकिन उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, जो पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप वर्तिकाग्र ने अपने परागकण को ग्रहण करने से मना कर दिया। और ये हुआ क्यों? देखिए, यह प्रक्रिया एक जीन के विभिन्न एलिल्स के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसके फलस्वरूप होता है। ऐसे जो पादप होते हैं उनमें एक जीन पाया जाता है जिसको हम एस कहते हैं, और इन पौधों में इस एस जीन के अलग अलग एलिल्स पाए जाते हैं। आप जानते हैं एलिल्स किसे कहते हैं? एक ही जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं? एलिल्स कहते हैं। तो यहाँ जो एस जीन है इसके अलग अलग रूप हैं, जिसे हमने S1, S2, S3, S4, S5 से प्रदर्शित किया। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है ये एक जीन के विभिन्न एलिल्स के मध्य जो अंतर क्रिया हो रही है उसके फलस्वरूप स्व अनिश्चितता देखने को मिलती है। यह व्यवस्था जनरली मूली और राई में देखने को मिलती है, और इसे भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के होमोमॉर्फिक व्यवस्था को भी हम दो चरणों में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आप इतना तो समझ चुके होंगे कि होमोमॉर्फिक क्या है। ये पुष्प की संरचना पर डिपेंडेंट नहीं है, इसमें पुष्प की वर्तिका और पुंकेसर समान लंबाई के हैं। परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वर्तिकाग्र ने परागकणों को लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनके बीच एलिल्स को लेकर के क्या हुई? अंतर क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप वर्तिकाग्र ने परागकण को ग्रहण नहीं किया। अब इस होमोमॉर्फिक को भी हम दो चरणों में पढ़ते हैं। नंबर 1 कहलाता है स्पोरोफाइटिक और नंबर 2 कहलाता है गैमेटोफाइटिक। तो आइए पढ़ते हैं होमोमॉर्फिक के दोनों भागों को, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गैमेटोफाइटिक अवस्था का। गैमेटोफाइटिक अवस्था क्या है? देखिए, यहां स्व अनिश्चितता युग्मकों की जीनी संरचना पर निर्भर करती है। आप जानते हैं कि गैमेटोफाइटिक अवस्था युग्मक होती है, तो युग्मकों की जो जीनी संरचना है उनके इंटरेक्शन के कारण से ये स्व अनिश्चितता यहां देखने को मिलती है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्तिकाग्र है वो पुष्प के अंडक का हिस्सा है, तो उसकी जो जीनी संरचना होगी वो वही होगी जो किसी मादा पुष्प की जीनी संरचना है। अगर परागकण और वर्तिकाग्र के एलिल्स एक समान होंगे
तो पुष्प में स्व अनिश्चितता दिखाई देगी। अभी आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले आप इन बिंदुओं को समझ लीजिए कि गैमेटोफाइटिक जो आप इनकम्पेटिबिलिटी देखेंगे वो किस कारण से है, वो युग्मकों की जीनी संरचना के कारण से। और युग्मक क्या है, परागकण, और स्त्री केसर में क्या है, अंड। तो ये युग्मकों के परागकण, जो नर युग्मक है परागकण, उनकी जीनी संरचना पर निर्भर करती है। अगर परागकण और वर्तिकाग्र के एलिल्स एक समान होंगे तो स्व अनिश्चितता दिखाई देगी। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक उदाहरण मैं लेता हूं। मान लीजिए कोई S1 S2 जीनी संरचना वाला पुंकेसर है, कोई जीनी संरचना S1 S2 वाला पुंकेसर है, और S1 S2 जीनी संरचना वाला अंडक के बीच हमने क्रॉस कराया, तो क्या होगा, दो प्रकार के परागकण बनेंगे। भाई S1 S2 जीनी संरचना वाले पुंकेसर से दो प्रकार के परागकण बनेंगे, एक S1 होगा और S2 होगा। स्त्री केसर या अंडक की जीनी संरचना क्या है, S1 S2। तो वर्तिकाग्र की जीनी संरचना भी क्या होगी, S1 S2। अगर आप देखें तो दोनों परागकणों की जो जीनी संरचना है S1 S2 वो वर्तिकाग्र के क्या है, समान है। और मैंने अभी आपसे कहा कि अगर परागकण और वर्तिकाग्र के एलिल्स एक समान होंगे तो स्व अनिश्चितता दिखाई देगी और परागकण क्या होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। आप इस डायग्राम से समझिए, ये मेल पुंकेसर है जिसकी जीनी संरचना S1 S2 दिखाई गई है। इससे दो परागकण बने तो स्वाभाविक सी बात है, परागकण कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो एक परागकण क्या दिखा रहा है, S1, और दूसरा परागकण क्या दिखा रहा है, S2। ये स्त्री केसर है जिसकी जीनी संरचना S1 S2 है। जब ये दोनों परागकण यहाँ पे आते हैं तो इनके एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये S1 है तो वर्तिकाग्र में भी S1 एलिल पाया जाता है, तो ये परागकण ये स्त्री केसर स्वीकार नहीं करेगा। ये जो परागकण है इसका जीनी संरचना क्या है, S2, और स्त्री केसर में भी S2 एलिल पाया जाता है। दोनों एलिल समान है, इसलिए इस परागकण को भी स्वीकार नहीं करेगा, जिस कारण से अंकुरण नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मेल क्या है, S1 S3। तो इससे जो परागकण बनेंगे वो एक S1 बनेगा, एक S3। फीमेल क्या है आपका, S1 S2। तो अगर S1 पुंकेसर, S1 परागकण इस स्त्री केसर पे जाएगा तो S1 परागकण की जीनी संरचना इस वर्तिकाग्र के S1 से मिलती है, अतः ये परागकण अंकुरित नहीं होगा। दूसरा जो परागकण है उसकी जीनी संरचना S3 है, जबकि स्त्री केसर में S3 नाम का कोई एलिल नहीं है, अतः ये इस परागकण को अंकुरण की अनुमति दे देगी। तो यहाँ पे अर्ध स्व अनिश्चितता पाई जाती है। एक परागकण अंकुरित होने से रोक दिया गया और दूसरे परागकण को अंकुरित होने की क्षमता दे दी गई। तो यहाँ आपने स्व अनिश्चितता कैसे देखी, अर्ध स्व अनिश्चितता देखी। इसी प्रकार से इसी में हम तीसरा उदाहरण देखें। यहाँ पे जो पुंकेसर है वो S2 S4 प्रकार का है, दो प्रकार के परागकण निकले S2 S4, और स्त्री केसर क्या है, S1 S2। तो आप देखिए इस परागकण का अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि इसकी जीनी संरचना इस वर्तिका से मिलती है। लेकिन S4 जो परागकण है इसकी जीनी संरचना इस स्त्री केसर के जीन से नहीं मिलती, अतः अंकुरण होगा। तो यहाँ पे भी जो स्व अनिश्चितता है वो कैसी है, अर्ध है। एक परागकण को अनुमति दी गई और एक परागकण को अनुमति नहीं दी गई, तो यहाँ पे भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसी है, हाफ है। और अंतिम एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पुंकेसर है यहाँ पे S3 S4 प्रकार के दो परागकण बने, स्त्री केसर S1 S2 है। यहाँ पे दोनों ही परागकणों की जो जीनी संरचना है वो स्त्री केसर से भिन्न है, अतः यहाँ पे दोनों ही परागकणों को अंकुरित होने की अनुमति स्त्री केसर ने क्या कर दी, दे दी। तो यहाँ पे स्व अनिश्चितता नहीं पाई जाती, दोनों ही परागकण जो है क्या है, निषेचन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों एग्जाम्पलों से गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपकी समझ में आई होगी। यहां आपने देखा कि परागकणों की जीनी संरचना और स्त्री केसर की जीनी संरचना अगर समान है तो परागण की तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, और अगर इनके बीच में जीनी संरचना समान नहीं है परागकणों की और स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र परागकणों को अंकुरण की अनुमति दे देता है। अब हम अध्ययन करेंगे स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में कि ये स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ स्व अनिश्चितता नर जनक की जीनी संरचना पर निर्भर करती है। देखिए अब तक जो आपने गैमेटोफाइटिक पढ़ा था वहां पे जीनी संरचना किसकी हम देख रहे थे, एक परागकण की, मतलब युग्मकों की जीनी संरचना पर आपका गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी निर्भर थी। लेकिन स्पोरोफाइटिक जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो नर जनक मेल
भाग की जीनी संरचना पर निर्भर करेगी। यहाँ युग्मकों पर निर्भर नहीं करेगी, मेल जो आपका जनक है उसकी जीनी संरचना पर निर्भर करेगी। यहाँ नर जनक और मादा जनक के किसी भी एलील के समान होने पर, किसी भी एलील के समान होने पर निषेचनी क्रिया नहीं होती। यहाँ एलील्स के बीच में डोमिनेंस का करेक्टर देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि हर पादप में दो एलील्स होते हैं, डिप्लॉइड अवस्था होती है, तो इसमें जो मेल जनक होगा उसकी जीनी संरचना भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। तो उसमें जो भी इस जीन आपका एलील जो है जीन का वो प्रभावी होगा, तो वो दूसरे एलील पे क्या करता है, प्रभाविता प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए S1 एलील है, ये चार एलील हैं S1 S2 S3 S4, तो इसमें अगर दो एलील S1 और S2 हैं तो S1 एलील अन्य एलील्स पे क्या दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा और ये अपने को डोमिनेंट कर देगा। अगर S1 एलील नहीं है, S2 है, तो S1 को छोड़ करके S2 एलील जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर S1 S2 में दोनों में से कोई भी नहीं है तो S3 अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस प्रकार से आपने घर में देखा होगा कि आपके फादर होंगे तो वो प्रभावी होंगे और लोगों का डिसीजन नहीं चलता, आपकी मदर होंगी तो वो प्रभावी होंगी तो और उनका डिसीजन नहीं चलेगा, और अगर मदर फादर ना हो तो फिर आप अपना डिसीजन चलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रभावी एलील कौन है, S1, अगर वो नहीं है तो सबसे प्रभावी एलील कौन है, S2, और उसके बाद S3 और S4। जो भी एलील प्रभावी होगा उसके प्रभाव ही सभी परागकणों में देखने को मिलेगा। अगर नरजनक में आपका कोई दो एलील हैं, उनमें जो भी एलील प्रभावी होगा तो नरजनक से जो भी युग्मक बनेंगे वो प्रभावी एलील ही उन युग्मकों में भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, जो मेल है जो पुंकेसर है उसकी जीनी संरचना क्या है, S1 S2। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे प्रभावी एलील कौन है, S1 है। अब इससे दो युग्मक बने, एक S1 और एक S2 बना। तो यहाँ पे जो आपका परागकण है, इस परागकण का जीन क्या है, S1, और इसकी जो जीनी संरचना क्या है, S2। लेकिन यहाँ S2 अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये दोनों ही परागकण जो है कौन सा प्रभाव दिखाएंगे, S1 प्रकार का प्रभाव दिखाएंगे। और स्त्री केसर में S1 S2 एलील्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि S1 स्त्री केसर में भी है और ये दोनों परागकण भी अपना S1 प्रभावी दिखाएंगे, तो स्वपरागण की क्रिया यहाँ पे संभव नहीं होगी, स्व अनिश्चयता दिखाई देगी। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जो पुंकेसर है, जो मेल भाग है, उसकी जीनी संरचना S1 S4 है। तो यहाँ पे भी जो डोमिनेंट है वो कौन होगा, S1 होगा S4 पर। तो यहाँ जो दो परागकण बने, यद्यपि इस परागकण की जीनी संरचना S1 है और इस परागकण की S4 है, लेकिन ये S4 अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो दोनों ही परागकण किस रूप में प्रदर्शित होंगे, S1 में। और आप जानते हैं कि यहाँ पे स्त्री केसर की जीनी संरचना क्या है, S1 और S2। तो ये दोनों परागकण यहाँ पे अंकुरित नहीं होंगे, स्व अनिश्चयता प्रकट होगी। अब आप देखिए, ये जो परागकण है इसकी जीनी संरचना S4 है, जो इस स्त्री केसर की जीनी संरचना से मैच नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी ये अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S1 क्या है, प्रभावी है। तो ये परागकण भी यद्यपि S4 है लेकिन प्रदर्शित ये S1 प्रभाव को ही करेगा, इसलिए यहाँ पे भी स्व अनिश्चितता पाई जाती है। अब अन्य एग्जाम्पल से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो मेल है वो S3 S4 जीनी संरचना का है। यहाँ पे S1 S2 नहीं है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि S3 और S4 में प्रभावी कौन होगा, S3। अर्थात इससे जो दो परागकण बने, यद्यपि उसमें एक जीनी संरचना S3 वाला परागकण है और एक S4 वाला है, लेकिन प्रभावी S3 है, तो दोनों ही परागकण कौन सा प्रभाव दिखाएंगे, S3 वाला प्रभाव दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो स्त्री केसर है वो क्या है, S1 S2 वाली। दोनों परागकण क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, S3 का। तो यहाँ पे S3 जीन संरचना नहीं है, इससे दोनों ही परागकण जो हैं क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अतः यहाँ पे स्व अनिश्चयता नहीं दिखाई देगी, दोनों परागकण अंकुरित हो जाएंगे। और अंतिम उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पे नर क्या है, S2 S5 है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें प्रभावी कौन होगा, S2 होगा। तो यहाँ पे भी जो दो परागकण बनेंगे, एक S2 और एक S5 प्रकार का बनेगा, लेकिन दोनों ही किस प्रभाव को दिखाएंगे, S2 प्रभाव को दिखाएंगे। स्त्री केसर में जो जीनी संरचना है वो S1 S2 है। अब आप देखिए ये जो एलील है S2, ये मेल एलील S2 से क्या है, मेल खा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही परागकण अंकुरित नहीं होंगे। ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि ये परागकण की जीनी संरचना S5 है, जो स्त्री केसर से मेल नहीं खाती, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं एलील, और यहाँ पे जो प्रभावी है वो S2 है, और S2 एलील स्त्री केसर के S2 एलील से मेल खा रहा है,
और यहाँ पे जो दोनों परागकण हैं ये क्या प्रदर्शित करेंगे प्रभाव, S2 प्रभाव करेंगे। इस कारण से दोनों ही परागकण यहाँ अंकुरित नहीं हो पाएंगे और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को प्रदर्शित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने स्व अनिश्चितता को बारीकी से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।